जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है केल्विन साइकिल, जो कि बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसकी इस पूरी डायग्राम को स्टडी करने से पहले हम लोग इसकी थ्योरी को जो है वो स्टडी करेंगे। तो इस रिएक्शन को हम लोग डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। और प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है ना, जो कि हमने चैप्टर 4 के एंड में भी पढ़ा था, उसके अंदर ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है। ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकता है और एब्सेंस में भी हो सकता है। लिहाजा लाइट रिएक्शंस की तरह इस रिएक्शन को सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। इसके ज़रिए हम लोग शुगर यानी कि G3P की सेंसिस करते हैं। और ये इसको हम साइकिल में आगे स्टडी करेंगे। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था मेल्विन ने 1961 में, और उसी के नाम पे इस रिएक्शन का नाम रखा गया। केल्विन साइकिल के अगर हम डेफिनेशन को देखें तो ये साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर रिस्पेक्टिव एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है और कार्बन की फिक्सेशन होती है, उसकी रिडक्शन होती है और इनसे गुजर के हमारे पास शुगर बन जाती है। ठीक है। और चूंकि इसका इनिशियल प्रोडक्ट इस पूरे साइकिल का 3 कार्बन कंपाउंड होता है, यानी कि उसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट होती हैं, तो यही वजह है कि हम इस डार्क रिएक्शन को C3 पाथवे भी कहते हैं। अगर आप लोग अब इस रिएक्शन की बात करें तो इसके अंदर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 6 NADPH2 के और 9 ATP के यूज़ होते हैं, और तीनों मिलके हमारे पास CH2O, जिसके बाहर ब्रैकेट में 3 प्रेजेंट है, ये बेसिकली शुगर होती है, ये बनाते हैं। 6 NADP बनाते हैं, 9 ADP, 9 PI और 3 H2O बनाते हैं। तो ये हमारे पास इसका रिएक्शन है। अब हम लोग इसके डायग्राम को स्टडी करते हैं। तो अब अगर हम लोग इसकी डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जिसे हम RUBP भी कहते हैं। ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ये जो आपको सर्कल में नजर आ रहे हैं ना, कार्बन है। ठीक है। और इनके दोनों साइडों पे फॉस्फेट प्रेजेंट है। और इसको हम ये बेसिकली 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल होता है और ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट के हमारे पास यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब होता है क्या है कि एक एंजाइम होता है रुबिस्को, उसकी प्रेजेंस में ये लोग 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं और हमारे पास अनस्टेबल 3 मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। अब यहाँ पे पहले ये सर्कल आप देख सकते हैं ना कि 5 सर्कल है, कार्बन हमारे पास 5 प्रेजेंट है। तो जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हमारे पास आएंगे तो 3 कार्बन बेसिकली आ रहे हैं, तो इन सब में एक एक कार्बन जाएगा और इन सब में 6 कार्बन हो जाएंगे। ये देखें आप, यहाँ पे 6 सर्कल्स मौजूद हैं तीनों मॉलिक्यूल में, और इनके साथ साथ दोनों साइडों पे फॉस्फेट भी मौजूद है। अब ये तीनों मॉलिक्यूल्स बेसिकली अनस्टेबल होते हैं, ये दरमियान से टूटते हैं और इस तरह हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसे हम 3PGA भी कहते हैं। 3 जो बेसिकली यूज हुआ है वो इसलिए क्योंकि ये एक कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। जो तीसरा है ना, उसके साथ फॉस्फेट प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे 3 इस्तेमाल हुआ है। और फॉस्फो का लफ्ज़ जो है ये फॉस्फेट की वजह से है। इसके टोटल हमारे पास 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे 6 ATP का इस्तेमाल किया जाएगा। टोटल इसमें 9 का इस्तेमाल होता है, पहले हम 6 का इस्तेमाल करेंगे। तो 6 ATP का इस्तेमाल किया, यानी कि 6 फॉस्फेट आ गए हमारे पास और हमारे पास 6 ADP निकल गए। अब क्या होगा कि इनके दोनों साइडों पे इन सब के 6 मॉलिक्यूल्स के दोनों साइडों पे हमारे पास फॉस्फेट लग जाएगा, जो कि ATP से हमारे पास आया है, और हमारे पास 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। 1,3 इसलिए क्योंकि पहले कार्बन के साथ फॉस्फेट है और तीसरे के साथ फॉस्फेट है। बिसफॉस्फो क्योंकि बिस का लफ्ज़ का मतलब है 2, तो 2 फॉस्फेट प्रेजेंट है हर एक मॉलिक्यूल के साथ। ये वजह है कि हमने बिसफॉस्फो का लफ्ज़ लिखा है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि 6 NADPH आता है और बनाता है 6 NADP। होता है ये कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी कि रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड होने को रिडक्शन कहते हैं। और इसी के साथ साथ 6 फॉस्फेट भी यहाँ से निकाल लिए जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वापस से ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसे 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं, वो उसके 6 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये स्टेप करने की ज़रूरत ही क्या थी, अगर हमें बेसिकली एंड पे दोबारा यही बनाना था। तो देखो ये बायोलॉजी है, इसके अंदर चीज़ें साइकिल के साथ होती हैं, आप लोगों ने इसको ऐसे ही याद करना है। अब क्या होता है कि ये जो सारे मॉलिक्यूल हैं, ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम एक यानी
3 फॉस्फोग्लिसरेट भी आप इसे कह सकते हैं एक को, या फिर ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कह सकते हैं। अब इनमें से एक जो है यानी एक G3P ग्लाइसिरल्डिहाइड से एक G3 और फॉस्फेट का P, ये इसकी एब्रीविएशन है G3P। इनमें से एक G3P जो होगा वो हमारे पास यूज हो जाएगा शुगर के तौर पे, ठीक है, ये 6 मॉलिक्यूल्स में से। तो हमारे पास रह जाएंगे वापस से 5 मॉलिक्यूल्स। इन 5 मॉलिक्यूल से हम 2 फॉस्फेट निकाल लेंगे, तो क्या होगा कि ये जो 6 कार्बन बच जाएंगे, क्योंकि 2 फॉस्फेट तो निकल गए, तो ये 6 कार्बन बच गए। ये 6 कार्बन उनके अंदर डिवाइड हो जाएंगे, उनमें जुड़ जाएंगे, और हमारे पास 5-5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, जिनके साथ एक साइड पे फॉस्फेट भी लगा हुआ है। अब हमारे पास क्या रह गया, हमने 6 NADP भी यूज कर लिया, 6 ATP भी इस्तेमाल कर लिए, 3 कार्बन डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल कर लिए, 3 ATP रह गए। तो वो 3 ATP का हम इस्तेमाल करेंगे, और इन तीनों के साइड पे हम लोग एक एक फॉस्फेट लगा देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास राइबोलोज बिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इसी तरह ये साइकिल में ये जो प्रोसेस है ये होता रहता है, जिसमें पहले कार्बन फिक्सेशन होती है, रिडक्शन होती है, और एंड पे जो हमारा जिसे हमने दोबारा यूज़ करना RUBP, उसकी रीजनरेशन हो जाती है। तो यही हमारे पास पूरा डाई रिएक्शन का प्रोसेस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।